हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल के बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसी के साथ साथ लोगों के जीवन के बारे में। और अब ले रहे हैं हम गुप्त काल में किस तरह से कला, साहित्य इत्यादि का विकास हुआ उसके बारे में। अब और लेकिन आज हम लेंगे इस टॉपिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में। गुप्त काल, जिसको कि प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। इस समय के दौरान भारत में बहुत से वैज्ञानिक हुए और उन्होंने ग्रंथों की रचना की। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत जो है विकास हुआ। तो इसी के बारे में आज हम लेंगे। भारत में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, प्रौद्योगिकी इत्यादि का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम गणित और ज्योतिष की ही बात करेंगे। गणित और ज्योतिष में जो विकास हुआ, जिसके तहत नक्षत्रों की जानकारी जो थी ये हासिल की, उनकी गति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल का महान गणितज्ञ और ज्योतिषी था। उसने अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित आदि विषयों पर महत्वपूर्ण खोजें की। पहला वैज्ञानिक जिसने गणित को खगोल शास्त्र से अलग किया, उसने दशमलव का, पाई का ये जो आविष्कार था किया। उसने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की। और इसी के साथ साथ जिसके 4 पाद गीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल हैं। इसमें से गीतिका, कालक्रिया और गोल पाद में ज्योतिषी ज्ञान के सूत्र विद्यमान है। गीतिका पाद में राशि, काल, अंश आदि का संबंध है। आकाश कक्षा का विस्तार, और इसी के तहत विशेष तौर पर ये माना जाता है कि आकाश कक्षा का विस्तार और पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि की गति, उनका व्यास और परिणाम, ग्रहों की क्रांति और विपेक्ष, उनका पाथ, मंद और उच्च की अवस्थिति, मंद परिधि और शीघ्र परिधि के परिणाम का वर्णन किया गया है। काल क्रियापाद में काल कोण की इकाइयों का संबंध, अनेक प्रकार के मास, वर्ष, युग आदि पर प्रकाश डाला गया है। गोलपाद में 50 श्लोक, इनमें नक्षत्र, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर घूमने आदि का वर्णन है। उसकी दूसरी कृति है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत विशेष तौर पर उसने इसमें कहा कि जो ग्रहण लगते हैं, जैसे आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, तो इसी से संबंधित लोगों का ये मानना है कि राहु और केतु के कारण ये जो ग्रहण है ये लगता है। लेकिन उसने इसका विरोध किया। उसने कहा इसमें राहु और केतु दोनों का जो है इसमें कोई संबंध नहीं है। पहली बार उसने बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इस तरह से उसने ये जानकारी प्रदान की। और इसी के साथ साथ, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था पृथ्वी जो है वो चपटी है, तो उसने कहा नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और दिन रात क्यों छोटे और बड़े होते हैं, इसके विषय में भी उसने महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रदान की। दूसरा जो विद्वान या वैज्ञानिक इस समय हुआ, उसका नाम वराहमिहिर, जिसने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और लघु जातक आदि ग्रंथों की रचना की। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें। पंच सिद्धांतिका में पैतामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिश तथा सौर सिद्धांत दिए हैं। इनमें से उसका सौर सिद्धांत प्रसिद्ध है। उसने बताया कि पृथ्वी का गोल पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये तारागणों के पिंजरे में घिरा हुआ
वैसे ही अवस्थित है जैसे आकाश में लोहा चुंबकों के बीच पड़ा हो। चंद्रमा की घटने बढ़ने के विषय में वराह मिहिर ने लिखा है, ज्यों ज्यों चंद्रमा सूर्य से विमुख या सम्मुख होता है, त्यों त्यों उसका प्रकाशमय प्रभाव घटता या बढ़ता है। जैसे घट का पश्चिमी भाग दोपहर के पश्चात अधिकाधिक प्रकाशित होता है। इसके अतिरिक्त उसने वनस्पति, गणित और भौतिक विज्ञान आदि की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तीसरा वैज्ञानिक हुआ ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जिसने के ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ की रचना की, महान वैज्ञानिक, गणित तथा खगोल शास्त्र से संबंधित अनेक जो आविष्कार थे वो उसके द्वारा किए गए। उसने विशेष तौर पर बताया कि पृथ्वी अपनी प्रकृति के अनुसार वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में उसने जो है सबसे पहले बताया। जिस तरह से न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी में क्या है, चुंबकीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन जो ब्रह्मगुप्त है उसने न्यूटन से भी बहुत पहले जो है इसकी जानकारी दे दी थी। फिर है चिकित्सा विज्ञान के बारे में। गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान ने भी विकास किया और प्रसिद्ध चिकित्सक हुए जिनका नाम था वाग्भट। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत की संहिताओं की सार है इसमें। और इस युग में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ नवनीतकम की रचना भी हुई। इसमें विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का वर्णन है। इस युग में शल्य चिकित्सा और घावों को जल्दी से भरने आदि के उपचार भी प्रचलित थे। उस समय चेचक के टीके भी लगाए जाते थे। मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं की चिकित्सा के विकास पर भी जोर दिया गया। पालका पय नामक एक वैज्ञानिक हुए जो कि पशु चिकित्सक थे। तो पशु चिकित्सा से संबंधित विख्यात एक ग्रंथ लिखा, हस्त्या आयुर्वेद। हस्त्या आयुर्वेद नामक जो पुस्तक थी ये रची गई और इस समय गुप्त शासकों ने अनेक चिकित्सालयों की भी स्थापना की जिनमें पशुओं तथा मनुष्यों का मुफ्त इलाज किया जाता था। तो यह है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट लेंगे अब हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के बारे में, क्या जो है विकास हुआ। गुप्त काल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत विकास किया। उस समय धातु कला का विकास अपनी चरम सीमा पर था और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हमें मिलता है वो है, यहाँ पर भी मैंने एक ये पिक्चर डाली है, महरौली का ये चंद्र का लौह स्तंभ सबसे बड़ा ये उदाहरण माना जाता है। कौन सी धातु किस प्रकार की इस्तेमाल की गई है जो हजारों वर्षों से खुले वातावरण में हवा के, तूफान के, धूल के थपेड़े, धूप के थपेड़े जो है खा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो लौह स्तंभ उस समय की तकनीक का सर्वोत्तम उदाहरण, ये 23 फुट ऊंचा है और इसकी ये विशेषता जो कि खुले आसमान में खड़ा है, जंग नहीं लगा है। ये आज से लगभग 1570 और 1572 वर्ष पुराना है। इसके साथ साथ नालंदा से और सुल्तानगंज से गुप्त काल की 2 तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें नालंदा में मिली बुद्ध की 7.5 फुट की ऊंची तांबे की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ इस समय के दौरान गुप्त काल में जो है सुंदर मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जिसमें विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया गया। इन मंदिरों की विशेषता यह है कि स्तंभों तथा ऊंचे शिखर हैं। इनमें तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर कला तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसमें चट्टानों की कटाई, पत्थरों की तराशी, पॉलिश,
मंदिरों की छत, उनकी आर्क या मेहराब, स्तूप, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि में विशेष तौर पर तकनीकी रूप से बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। गुप्त काल की मुरल चित्रकला जो अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं ये डाली हैं। ये तो है अजंता की, और दूसरी डाली है मैंने एलोरा की। ये एलोरा की गुफाओं का बाहरी चित्र, भीतर का नहीं है, ये बाहर का चित्र है जो कि चट्टानों के भीतर जो है जो विशेष तौर पर केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो बनाई गई हैं। इसके साथ साथ इस समय के दौरान जो मंदिर बनाए गए उसमें तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, तो ये बहुत प्रसिद्ध। तो ये साथ ही साथ क्या है कि इनमें मुराल जो पेंटिंग है उनकी हम बात कर रहे थे, तो चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं जो अजंता और विशेष तौर पर एलोरा की गुफाओं में ये जो पेंटिंग्स हैं देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ गुप्त शासकों ने सोना चांदी तथा तांबे के बहुत ही सुंदर सिक्कों का निर्माण करवाया। उनके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, राजाओं की इसी प्रकार से जो चित्र थे वो उकेरे गए। तो यहाँ पर भी मैंने एक ये फ़ोटो डाला है सिक्कों से संबंधित। ये है समुद्रगुप्त के समय का, जिसमें कि आप यहाँ देखें तीर कमान उठाया है, और इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो हैं ये उसके मुद्राएं जो थी या सिक्के जो थे ये समुद्रगुप्त के समय में प्रचलित थे। इसी के साथ साथ समुद्रगुप्त के अतिरिक्त यहाँ पर देखें आप, तो मैंने ये डाला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक ये तस्वीर जो है डाली है। इसी के साथ साथ सुंदर जो थे सिक्कों के अतिरिक्त देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई। उस समय तांबा पिघलाने और कांसा तैयार करने की विभिन्न जो विधियां थी वो भारत में प्रचलित थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले में हम लेंगे कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग के बारे में हम लेंगे।